अभी मैं ये 2000 के अंदर ही रहती है। और लेबर चार्ज की बात में बात करता हूँ भाई, सर्विस कॉस्ट की, यहाँ पर जो आपको स्प्रिंग दिखाई दे रही है सिंगल डिस्क में, एक प्रॉब्लम ये बनी रहती है और जो मेन प्रॉब्लम भाई यानी कि जो कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और साथ ही अगर मैं सीट कंफर्ट की बात कर लेता हूँ, गाड़ी का एवरेज मैं आपको बताता हूँ, एक गड़बड़ी आ जाती है भाई मीटर के अंदर, फ्यूल कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। इसके अंदर आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है जो कि तो भाइयों ये है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 सीसी जो कि एक बेस वेरिएंट है। और आज की वीडियो आपके लिए है क्योंकि अगर आप एक नई बाइक लेने की सोच रहे हो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक या की बुलेट, तो भाई आपको बाद में रिग्रेट फील ना हो क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। और साथ ही भाई 25,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है और 25,000 किलोमीटर के बाद मैं आज आपको अपना ऑनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ कि इस बाइक के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। और साथ ही भाई मैं आज आपको बताऊंगा कि सर्विस कॉस्ट कितना बनता है इस बाइक के अंदर, क्योंकि सर्विस कॉस्ट तो मेन होती है हर गाड़ी की, चाहे कोई भी गाड़ी हो। और साथ ही भाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे फीचर जो कि इस बाइक के अंदर मिसिंग किए गए हैं, जिनको अभी भी देना चाहिए, रॉयल एनफील्ड वाले इसमें भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसमें एक मेजर प्रॉब्लम भाई जो कि सबसे ज्यादा बनी रहती है, चाहे क्लासिक हो, चाहे मेट्योर हो, चाहे या तो फिर कोई भी गाड़ी हो यानी बुलेट हो, कोई भी गाड़ी हो यानी रॉयल एनफील्ड की, उन सभी गाड़ियों के अंदर मुझे देखने को मिली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 सीसी जो कि एक बेस वेरिएंट है। चलिए कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जान लेता हूँ। तो बेसिक फीचर्स से पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलते थे, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने लिया अपनी इस बाइक को उस टाइम पे हेलोजन केवल आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलती थी। लेकिन भाई अभी भी बुलेट हो गई या कि क्लासिक हो गई, बेस वेरिएंट के अंदर आपको हेलोजन ही देखने को मिलती है। चलिए सबसे पहली चीज तो ये हो गई। साथ में आपको इसके अंदर इंडिकेटर देखने को मिलता है जो कि हैजार्ड ऑप्शन है। हालांकि तो नॉर्मली बेसिक चीजें हैं। और जो यहाँ पर आपको ग्रिल दिखाई दे रही है भाई, ये कितने की ग्रिल आती है, अगर आप नई बाइक लेने जा रहे हो तो ग्रिल वगैरह आपको लगवाना पड़ेगा। तो कितने की ग्रिल आती है और ये एजेंसी से लगवाना चाहिए या कि फिर बाहर से लगवाना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूँ भाई बेसिक सा। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको एनालॉग स्पीड मीटर देखने को मिल जाता है और साथ ही भाई एक डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो डिजिटल मीटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आप एनालॉग स्पीड मीटर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर डिजिटल मीटर आपको दिखाई दे रहा है। डिजिटल मीटर के अंदर आपको नॉर्मली ऑडियो और ट्रिप फर्स्ट, ट्रिप सेकंड और गाड़ी टाइम, और साथ ही भाई इसके अंदर आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है जो कि लो फ्यूल वाला आता है। यानी कि अगर आपकी बाइक के अंदर फ्यूल कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, तो लो फ्यूल का ऑप्शन आ जाता है इस बाइक के अंदर, इस मीटर के अंदर। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है भाई। और साथ ही अगर मैं बात कर लेता हूँ टाइमिंग, तो टाइम भी अच्छा होता है, सही बताता है। लेकिन एक गड़बड़ी आ जाती है भाई मीटर के अंदर। वो गड़बड़ी ये है कि वो फ्यूल सही नहीं बताता है। और दूसरी गड़बड़ी भाई इस मीटर के अंदर ये है कि जो टाइम है भाई, अगर लो फ्यूल, बहुत ज्यादा फ्यूल, मतलब फ्यूल जो बहुत कम हो गया है, तो भाई यहाँ पर जो मीटर है वो टाइमिंग वगैरह खराब कर देता है। यानी कि अगर 9 बज रहे हैं तो 10 दिखाने लगेगा, 11 दिखाने लगेगा, 12 दिखाने लगेगा, ऐसे थोड़ा मतलब गड़बड़ा है यहाँ पास। साथ ही भाई यहाँ पास एक ऑप्शन रॉयल एनफील्ड वालों ने बहुत पहले से छोड़ रखा था जो कि मैप वगैरह लगाने लगे हैं, हालांकि अब हमारी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता था। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, अगर इधर साइड तो आपको यहाँ पास हैजार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है और साथ ही यहाँ पास इंफॉर्मेशन बटन देखने को मिलती है जो कि इसको कनेक्ट करती है भाई और इसको कंट्रोल भी करती है। और कोई भी ऑप्शन खास देखने को नहीं मिलता है। फ्यूल टैंक की बात कर लूँ भाई, तो 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। गाड़ी का एवरेज मैं आपको बताता हूँ और साथ ही 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। और एक प्रॉब्लम जो इस बाइक के अंदर मुझे देखने को मिली है भाई, वो इस बाइक के अंदर है गैस की। यानी कि ये देखिएगा, अभी मैं ये भाई बहुत ही गंदी प्रॉब्लम इस बाइक के अंदर देखने को मिली है मुझे, जो कि गैस वाली ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस बनने लगी है भाई इस बाइक के अंदर। और ये मतलब मान के चलिए कि मैंने 3 सर्विस कराई है, 3 सर्विस तक में आने ही लगी। पहली प्रॉब्लम तो ये है भाई। और साथ ही अगर मैं सीट कंफर्ट की बात कर लेता हूँ तो सीट कंफर्ट लाजवाब है भाई, कोई कुछ कहना ही नहीं है। सीट कंफर्ट तो बहुत तगड़ा लगा है मुझे इस बाइक का। और इसी बाइक का नहीं, मैंने क्लासिक भी देखा है, मेट्योर भी देखा है और भाई बुलेट भी देखा है। तो तीनों में से मुझे क्लासिक का सीट कंफर्ट ज्यादा अच्छा लगा है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी भाई, क्या ही बोल सकते हैं। और साथ ही अगर मैं बात कर लेता हूँ कुछ अगल बगल यानी कि टायर्स की, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ट्यूबलेस टायर नहीं है, इसके अंदर ट्यूब एंड टायर देखने को मिलते हैं, जो कि डिस्क ब्रेक इसके अंदर देखने को मिलता है, सिंगल डिस्क सिंगल एबीएस। और भाई दूसरी चीज जो कि इसके अंदर फीचर मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर आप देखोगे तो एडजस्टेबल आपको जो कि सॉक अप देखने को मिल जाता है, यानी कि इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एक अच्छी चीज है, वो फीचर्स ही है भाई। और साथ ही यहाँ पास भाई आपको पकड़ने के लिए, यानी कि जब आप अपने मेन स्टैंड को लगाते हो तो यहाँ पास आपको एक स्टैंड बार देखने को मिल जाता है, जो कि मेट्योर के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उन बाइकर्स की, क्योंकि भाई यहाँ पास जब बैक रेस्ट से पकड़ते हैं फिर लगाते हैं थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि चलिए बात कर लेते हैं, तो हमारा बेसिक फीचर हो गया जो कि हमारी गाड़ी के अंदर देखने को मिलता था, इतना ही। और साथ ही कुछ बात कर लेते हैं भाई जो कि मेन मुद्दे की बात है, प्रॉब्लम्स की बात है, जो कि हमारी इस बाइक के अंदर देखने को मिली है मुझे, जो कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो भाई पहली चीज जो कि प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली वो टैंक पे था, क्योंकि इस टैंक के अंदर मैंने आपको दिखाया भी है, सुनाया भी है, आवाज की गैस बन जाती है। पहली प्रॉब्लम आई है मेरी इस बाइक के अंदर। हो सकता है भाई वो कोई प्रॉब्लम, खास प्रॉब्लम सभी बाइक्स के अंदर ना देखने को मिले, लेकिन मेरे बाइक के अंदर देखने को मिली है। और साथ ही अगर मैं यहाँ मीटर वाली बात करूँ तो मीटर वाली प्रॉब्लम तो भाई हर बाइक्स के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि टाइम गलत बताने लगता है और सही फ्यूल नहीं बताता है। तो सही फ्यूल वाला मैं समझता हूँ भाई कि सही फ्यूल नहीं बताएगा, लेकिन टाइमिंग वगैरह गड़बड़ हो जाती है, जो कि ये दो फीचर मुझे, जो कि 2 प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है हमारी इस बाइक के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ भाई चैन स्पॉकेट की, क्योंकि यहाँ पर चैन स्पॉकेट आपको दिखाई दे रही होगी भाई, मैंने 25,000 किलोमीटर बदलने के बाद अपने चैन स्पॉकेट को बदलवाया और नया लगवाया है। चैन स्पॉकेट में एक प्रॉब्लम ये आ रही थी भाई कि जब बाइक के अंदर यानी बरसात टाइम पर, बरसात यानी बारिश वगैरह होती है तो पानी वगैरह पड़ने लगता है चैन पे, चैन सूखने लगता है। सूखता है चैन तो खटर खटर की आवाज बहुत ज्यादा आपको समझ में आने लगती है। और ये खटर खटर की आवाज भाई आपकी जो है वो
वो चैन को मतलब चैन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये चैन स्प्रॉकेट भाई प्रॉब्लम तो है ही भाई इस बाइक के अंदर, जो कि एक बनी ही रहती है। और साथ ही अगर मैं बात कर लेता हूँ भाई सॉकअप वगैरह की, हाँ प्रॉब्लम है भाई, सॉकअप वगैरह में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी आती है जो कि भाई वो बेसिक प्रॉब्लम से वो हर गाड़ी के अंदर आना ही चाहिए। अगर आप बैठ मतलब वो पानी वगैरह पड़ने के कारण भाई वो चू चू की आवाज आती ही रहती है, तो कोई खास प्रॉब्लम इतनी है नहीं हालांकि। और साथ ही एक बात जो कि चैन स्प्रॉकेट प्रॉब्लम थी भाई इस बाइक के अंदर, और जो मेन प्रॉब्लम भाई यानी कि इस बाइक के अंदर एक सबसे मेन प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, वो ये प्रॉब्लम है कि जब आप इधर आते हो यानी कि यहाँ पर आपको टैपिड दिखाई दे रहा होगा, जो कि भाई रॉयल एनफील्ड के हर यूजर्स के शिकायत है ये टैपिड बाई प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए टैपिड बाई प्रॉब्लम जो आपको दिखाई दे रही है भाई, ये टैपिड यहाँ जब बाइक चलती है तो टिक 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 की आवाज आने लगती है। तो ये प्रॉब्लम भाई बहुत ज्यादा है, चाहे मेटियोर हो, चाहे क्लासिक हो, चाहे बुलेट हो, तीनों मॉडल्स के अंदर आपको देखने को मिलती है भाई ये प्रॉब्लम, जो कि ये मेन प्रॉब्लम है। इसके अलावा भाई इस बाइक के अंदर मुझे खास कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। और साथ ही भाई सिंगल डिस्क सिंगल एबीएस है, तो भाई वो डिस्क पैड वगैरह घिसने की तो घिस सकता है भाई, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है भाई रॉयल एनफील्ड वालों से, अगर इतनी महंगी बाइक अगर हम लोग 2.5 लाख रुपए लगा रहे हैं अपने इस बाइक के ऊपर, तो भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि ये जो हॉर्न है वो थोड़ा अच्छा खासा देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर हॉर्न लगा है भाई, वो बहुत गंदा मतलब बहुत धीमा धीमा बजता है, क्योंकि इस बाइक के मुताबिक मुझे लगता नहीं कि वो अच्छा हॉर्न होगा। तो एक छोटा सा हॉर्न दे देना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए बात कर लेता हूँ भाई अपनी इस बाइक, जो कि मैंने 25,000 किलोमीटर अपनी बाइक को चलाया है और क्या कैसे एक्सपीरियंस था मेरा इस बाइक के साथ। तो भाई मैंने अपनी इस बाइक को 25,000 किलोमीटर चलाया है, तो पहली चीज जो कि मैंने आपको बताया भाई वो एक्सपीरियंस से ही था, जो यहाँ पर टैंक वाली प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज भाई 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद हर सर्विस, सेकंड सर्विस और थर्ड सर्विस होने के बाद मेरी गाड़ी ने 25 से 30 का माइलेज निकाला है, यानी कि सिटी में 22 की माइलेज दे रही है गाड़ी, अभी भी सिटी में ये 22 से 23 का माइलेज दे रही है। लेकिन अगर हाईवे की बात कर लूँ तो 25 से 30 का हाईवे में इसका माइलेज निकल के सामने आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है भाई। और ये मेरा 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद रियल एक्सपीरियंस था भाई। और साथ ही अगर मैं बात कर लेता हूँ कंफर्ट की, कंफर्ट भी बहुत ही टॉप क्लास है भाई इस बाइक का। और साथ ही एक जो कि मेजर प्रॉब्लम मुझे लगी है भाई यहाँ पास ब्रेक लगाने पर, यानी कि जो ये ब्रेक आपको दिखाई दे रहा है ना, जब ये ब्रेक मैं टाइट से लगाता हूँ और दबाता हूँ, हालांकि ये सिंगल डिस्क है तो भाई सिंगल डिस्क में एक प्रॉब्लम ये बनी रहती है कि जब मैं इसको टाइट से दबाता हूँ तो क्या होता है कि यहाँ पास नीचे आप देखोगे यहाँ पास निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ज़्यादा निशान दिखाई दे रहे होंगे, ये पत्थर या किसी चीज़ से लड़ने लगते हैं और ये दिक्कत डालती है। और साथ ही एक छोटी सी दिक्कत और भी है, यहाँ पर जो आपको स्प्रिंग दिखाई दे रही है, ये जो स्प्रिंग आपको दिखाई दे रही है भाई, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी कि स्प्रिंग टूट जाती है। ये स्प्रिंग भाई बैक लाइट के लिए है, यानी बैक लाइट जलती है इससे, तो ये भी टूटती है। हालांकि बहुत महंगी नहीं आती, 60 रुपये की आती है, जो कि लगवा सकते हो आप एजेंसी से। बाकी भाई मुझे मेजर प्रॉब्लम इस ब्रेक में लगी है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दबाना पड़ता है। दूसरी चीज़ भाई जो कि माइलेज सही माइलेज मुझे देखने को मिला है भाई, कोई खास ऐसा वो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई, सही में 25 से 30 का माइलेज का निकल के सामने आया है। और बाकी कोई भी मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। अब चलिए बात कर लेता हूँ भाई सर्विस कॉस्ट की। तो भाई मैंने अभी भी सर्विस करवाई है, यानी कि 25वीं सर्विस मैंने अपनी इस बाइक की करवाई है, और 25वीं सर्विस भाई 3400 रुपये में हुई है मेरी। इसके अंदर भाई चैन स्प्रॉकेट शामिल था और ब्रेक शू भी शामिल थे। और ब्रेक शू से रिलेटेड एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, ब्रेक शू थोड़ा घिसता है, क्योंकि सिंगल डिस्क सिंगल एबीएस है भाई, तो अधिक दबाव पड़ने के कारण ब्रेक शू बहुत जल्दी घिसने लगता है। हालांकि मेरे भी घिसे ही हैं, लेकिन आपके भी घिस सकते हैं ब्रेक शू अगर सिंगल डिस्क सिंगल एबीएस वाली बाइक ले रहे हो। और चैन स्प्रॉकेट भाई मेरा 1800 रुपये करीबन पड़ा है। और लेबर चार्ज की बात कर लेता हूँ, जो सर्विस कॉस्ट होती है और लेबर चार्ज होती है भाई, सर्विस कॉस्ट मेरी 3400 रुपये करीबन बनी है, और इसमें भाई लेबर चार्ज 1210 रुपये लगा है, यानी कि लेबर चार्ज ज्यादा लगने लगता है। यानी कि जो 4 सर्विस फ्री मिलती है आपको वो तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन जो 25वीं सर्विस होती है उसमें थोड़ा पैसे महसूस होने लगता है भाई कि हाँ बड़ी पैसा मांग रही है। बाकी भाई एक बात और है, हमारी ये क्लासिक 350 सीसी जो कि सर्विस कॉस्ट की बात कर लूँ तो सर्विस कॉस्ट बहुत जीरो है, लेकिन अगर आप केयरफुली अपने इस बाइक को रखते हो तो, अगर नहीं रखते हो तो भाई फिर हाँ पैसा तो लगेगा ही, क्योंकि चैन स्प्रॉकेट मैंने लगवाया है जो कि 1800 रुपये करीबन पड़ा है, तो आप समझ सकते हो भाई। बाकी मैंने अभी कोई भी खास इस बाइक के अंदर मैंने कोई भी अलग से काम नहीं करवाया है, और ना ही मेरे इतने ज़्यादा पैसे लगे हैं इस बाइक के अंदर। तो सर्विस कॉस्ट के मुताबिक तो मैं इतना मानता हूँ भाई कि हाँ मेंटेनेंस तो भाई मेरे हिसाब से तो जीरो है। बाकी आपकी मर्जी है और आप कैसी बाइक चलाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी मेरे मुताबिक मेंटेनेंस बहुत ही जीरो है। तो सर्विस कॉस्ट में आज इतना बता सकता हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा नहीं आती, 2000 के अंदर ही रहती है। ब्रेक शू वगैरह मिला के ब्रेक शू आपका करीबन 300 से 400 का पड़ता है, और साथ ही नॉर्मली वो ऑयल वगैरह देखने को मिल जाते हैं, यानी 1.7 लीटर करीबन ऑयल जाता है। जब सूखा इंजन रहता है तो 2.2 लीटर करीबन ऑयल जाता है। तो इतना खास मुझे कोई देखने को नहीं मिला है, यानी कि मेंटेनेंस जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट आती है इस बाइक की बहुत ही कम है, बहुत ही कम है भाई। और एक बुलेट है भाई, तो बुलेट के अंदर तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन इस बाइक के अंदर बहुत ही कम आती है, मुझे अच्छा लगा। बाकी हाँ भाई हो सकता है भाई इसके जो पार्ट्स आते हैं बहुत ही महंगे आते हैं, जिन कारण से हो सकती है। अगर मैं एक्सेसरीज की बात कर लेता हूँ तो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लेग गार्ड, यहाँ पर देखिए लेग गार्ड, ये भाई करीबन 1800 करीबन आता है भाई ये लेग गार्ड, सॉरी 3300 करीबन आता है ये आपके एजेंसी में, 3300 करीबन ये लेग गार्ड बस आता है भाई। गिल ये 1400 की आती है एजेंसी में, अगर एजेंसी से आप लेते हो तो। ये जो दो चीज हो गई। और इंजन गार्ड जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी भाई आपको वहीं से देखने को मिलती है, जो कि करीबन 2800 या 2900 रुपए करीबन बनता है। ये सभी चीजें भाई बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको एजेंसी से बाहर लगवाना है तो आप लगवा सकते हो, क्योंकि बाहर इससे सस्ता है, बाकी एजेंसी में महंगे मिलते हैं। फाइनली भाई मैंने 25,000 किलोमीटर चलाया अपनी बाइक को, जो भी
भी एक्सपीरियंस था मैंने आपको शेयर कर दिया है। और साथ ही भाई जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सभी चीजें मैंने आपको बताई है। और ये टैपिड भाई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनी रहती है भाई, अगर आप बाइक लेते हो 500 किलोमीटर चलाने के बाद नहीं बनती है तो भाई ये मान के चलो कि 3000-5000 किलोमीटर के बाद बनने ही लगती है। तो ये प्रॉब्लम है, इसको सुधार करना चाहिए। बाकी इस बाइक के अंदर मुझे कोई भी खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। और मेंटेनेंस चार्ज की बात कर लूँ तो मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम है, हाँ पर आपके चलाने पर डिपेंड करता है। बाकी कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी हमारी ये बाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी कमेंट करिएगा कौन सी बाइक लेने की सोच रहे हैं आप। थैंक यू।